हेलो, आवाज आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है प्रॉपर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वो थोड़ा सा लाइट का इशू था यार। लाइट ही जैसे ही क्लास स्टार्ट करने गया सुबह सुबह, लाइट ही भाग गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। पटना से उठा था बयरिया है राजा जी। खैर, चलिए शुरुआत किया जाए सर। हम्म, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है। चलिए, वॉइस वॉइस क्या प्रॉब्लम है? वॉइस प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक मिनट। चलिए स्टार्ट करें। वॉइस इज गुड। चलिए, आपकी गर्लफ्रेंड घूम रही है कमेंट में। गजब, बढ़िया संस्कार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही जाना चाचा को भी बोलना, ऐसे ही जाना घर पे बड़े भैया को भी बोलना। ठीक है, बहुत बढ़िया संस्कार है। आओ, कम टू द पॉइंट अगेन। लास्ट टर्न पे जो हमने पढ़ा था सर, वो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था सर पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला क्या होता है। हमने कहा एनएस से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? एनएस से शुरुआत होती है। खत्म कहां पे होता है? एनपी पे होता है। कहां पे होता है? एनपी पे। शुरुआत कहां से होती है? एनएस से, और खत्म कहां पे होता है? एनपी पे। फिर से मैं बोल रहा हूं अगेन, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के फॉर्मूले की, सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत होता है सर एनएस से होता है सर। कहां से होता है? एनएस से। एंड कहां पे होता है सर? एनपी पे होता है। कहां पे होता है? एनपी पे होता है। बीच में क्या आता है सर? तो बीच में आता है बेटा जी n-1 d आता है। बहुत बढ़िया। और क्या आता है सर? n-2f आता है। ठीक है, ये तो रहा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला। मान लिया आपकी बात कि ns से शुरुआत होता है, np पे एंड होता है, बीच में n-1d आता है और n-2f आता है। ठीक है, ये तो रहा क्या आपका? ये तो रहा आपका फॉर्मूला। अब दूसरी बात पे आते हैं सर। दूसरी बात यह थी कि हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन की हमने चर्चा कर रखी है ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन क्या होते हैं? कौन सा कन्फ्यूग्रेशन एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कन्फ्यूग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमने इसके ऊपर भी चर्चा कर रखा है। अच्छा, इसके बाद हम कहां आए थे? हमने ग्रुप निकालना सीखा था। हमने कहा था कैसे ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाए, और तो और कैसे पीरियड को आइडेंटिफाई किया जाए। ये यहां तक की कहानी जो है ये हमें क्लियर होनी चाहिए। यहां तक की कहानी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। कितने लोगों को क्लियर है भैया? क्योंकि अब इसके आगे हम चल रहे हैं। बताइए, यहां तक की बात सबको क्लियर है कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन कैसे निकालते हैं, ग्रुप क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, पीरियड क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा कैसे करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे यहां से चलने वाले हैं सर, और यहां से एक टॉपिक और आगे चलने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? पीरियोडिसिटी। क्या नाम है? बोल बेटा। पीरियोडिसिटी। क्या नाम है? पीरियोडिसिटी। क्या नाम है? पीरियोडिसिटी। अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे बताओ, क्या हम पढ़ चुके हैं कि आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एलिमेंट having atomic number more than 100, having atomic number more than 100, having atomic number more than 100, 100 से ऊपर वाले जो हैं, more than 100, more than 100, 100 से ऊपर वाले, इनका नाम कैसे लिखा जाता है? क्या ये बात भी क्लियर है सबको? ये बात हो चुकी थी? यस।
ठीक है, हो चुकी थी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अब हम आते हैं पीरियोडिसिटी पे। कहां पे आते हैं बेटा, बोल जल्दी, पीरियोडिसिटी पे। जब हम पीरियोडिसिटी पे आते हैं तो हमें सबसे पहला टॉपिक क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो अब हमें पढ़ना होगा जेड इफेक्टिव, हमें पढ़ना होगा एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ना होगा बोल मेरे लाल, एटॉमिक रेडियस। और हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सर, तो हमें पढ़ना पड़ेगा मेरे लाल आयनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो जल्दी, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर और हम बात करें और क्या पढ़ना पड़ेगा, तो और पढ़ना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एंड हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पढ़ते ही हमारा पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी में ये 5 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट जेड इफेक्टिव, जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस। प्यार से कुछ लोग इसे एटॉमिक साइज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एटॉमिक साइज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एटॉमिक साइज। ठीक है, टॉपिक का नाम बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी कहिए, मोस्ट रेलिवेंट जो है वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, या एटॉमिक साइज। इसके बाद आता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 5 मेजर टॉपिक हमें पढ़ने हैं पीरियोडिसिटी के अंदर मेरे भाई। ये 5 टॉपिक आते हैं, जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये बात क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन की ये 5, ये 5 को अगर आपने पढ़ डाला तो आप समझिए कि आपने पीरियोडिक टेबल को जाना। क्या, जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या क्लियर है भाई, यहां तक की बात? ठीक है, ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कैमरा मैं ठीक करवा लेता हूं थोड़ी देर में, अभी इस क्लास के बाद ही हो पाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी, जेड इफेक्टिव की। बेटा इसे प्यार से हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं बोल लाल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे हम क्या कहते हैं बोलो जल्दी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, मेरे कैमरा के फ्रेम से जा, वे होल्ड ऑन। अब नहीं होना चाहिए, आई थिंक अब नहीं होगा ब्लर। अब देखो, अब ब्लर नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा आई थिंक। अरे फिर से होगा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। यस, नाउ इट्स करेक्ट। हाँ, ये अब ठीक है, अब नहीं होगा शायद। ठीक है, हाँ चलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सुनना जरा गौर से बेटा, सपोज करना और सुनने और समझने की कोशिश करना। एक बात बता, मान ले मैंने कहा एक एटम है, तो एक एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। हाँ या ना? अगर मान ले मैंने कहा एक एटम है, तो एक एटम का जो सेंटर है वो कैसा होगा, न्यूक्लियस होगा। उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस होगा तो वो कैसा चार्ज होगा सर, पॉजिटिवली चार्ज होगा। काहे पॉजिटिवली चार्ज होगा भैया, काहे कि उसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनना कि मान लो बेटा ये क्या था, एक एटम था। एक एटम के इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन होता कैसा है, तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सोच के बताना जरा गौर से, ये मैंने मान लिया एटम का आउटर शेल। क्या मान लिया, एटम का आउटर शेल। ठीक है, अब सपोज करना यहां पे कि मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज तीनों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने मान लिया तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन है। मेरे भाई सोच के बताओ कि क्या ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को देख देख के मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा। सर मुस्कुराने का मतलब, अरे अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा। सर काहे खींचेगा, अरे बेटा ये कैसा चार्ज है, सर पॉजिटिवली चार्ज है।
ये कैसा चार्ज है सर? नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या इसको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा या नहीं खींचेगा? यस सर, बिल्कुल खींचेगा। क्या इसे खींचेगा या नहीं खींचेगा? हाँ सर, मंगल ग्रह का थोड़ी है वो, उसको भी खींचेगा। अच्छा सोचना कि मान लो जो ये न्यूक्लियस है ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। क्या लगा रहा था? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। क्या करने के लिए सर? खींचने के लिए। क्या करने के लिए? खींचने के लिए। चाहे वो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन हो और चाहे वो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन हो, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन हो चाहे ऊपर वाला, नीचे वाला हो और चाहे ऊपर वाला हो, इनको खींचने के लिए, इनको खींचने के लिए, इनको खींचने के लिए कौन फोर्स लगा रहा है? तो न्यूक्लियस लगा रहा है। कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। अब जरा गौर से सपोज करना, ये पॉजिटिवली चार्ज था और ये नेगेटिवली चार्ज था, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ खींच रहा था। ये मानते हो? एक बात बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या ये भी नेगेटिवली चार्ज है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या इसको भी खींचेगा या नहीं खींचेगा? हाँ सर बिल्कुल, खींचना तो चाहिए लॉजिकली, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। अब सपोज करना कि बेटा जैसे ही ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचने जाएगा ना, ये जैसे ही इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचने जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचने जाएगा, कि पता है तुम्हारे साथ क्या यहां पे प्रॉब्लम होने वाली है? जैसे ही ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचने जाएगा ना, तुरंत पता है क्या होगा? देखना जरा गौर से। इसने जैसे ही 10 न्यूटन का फोर्स लगा के सोचा कि इसको एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता हूं, कि भाई साहब बीच में 2 लोग पगला गए, और वो 2 लोग पता है कौन है? ये इलेक्ट्रॉन। ये क्या करने लगेंगे तुम सोच के बताओ। ये न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चल छैया छैया करके क्या मारेंगे? रिपल्सन मारेंगे। मानते हो? तो मान लो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचना चाहता था, तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है मेरे भाई, ये बात 100% कंफर्म हो जाती है कि 10 न्यूटन से ये इलेक्ट्रॉन इसके पीछे नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा सर? अरे भाई ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींचने की कोशिश जरूर कर रहा है, मैं मान रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन तुम सोच के बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अंदर से धक्का दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? ये मुझे बताओ। अरे बोलो हाँ या ना। मैं 10 न्यूटन से किसी को खींचना चाहता हूं, सपोज करना यहां पे, मान लो मैं 10 न्यूटन से किसी को खींचना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल सुभाष सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे हैवी वही है। सुभाष सर क्या चाहते हैं? सपोज करना ऐसा कि ये सुभाष सर रहे, ठीक है, ये ब्रह्मा सर रहे और ये मैं रहा। इमेजिन करना है यहां पे जरा गौर से, सुभाष सर, ब्रह्मा सर, मैं, ठीक है, बीएन सर, ब्रह्मा सर, ठीक है। सुभाष सर क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा सर को भी खींच रहे हैं, सुभाष सर मुझे भी खींच रहे हैं। कितने न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं? 10 न्यूटन के फोर्स से। कितने न्यूटन के फोर्स से? 10 न्यूटन के। लेकिन ब्रह्मा सर चाहते नहीं है कि मैं सुभाष सर के पास जाऊं, हाँ या ना? सपोज करना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि ब्रह्मा सर नहीं चाहते हैं और उन्होंने क्या किया कि मुझे 2 न्यूटन का धक्का मारा, सुभाष सर मुझे खींचना चाहते हैं मेरा हाथ पकड़ के, कितने न्यूटन से? 10, और बीच में ब्रह्मा सर खड़े होकर हम दोनों के धक्का मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं। क्या धक्का मार रहे हैं? कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का। तो एक बात बताओ कि सुभाष सर एग्जैक्टली मुझे कितने न्यूटन के फोर्स से खींच पाएंगे? आप मुझे सोच के बताइए। खींचना चाहते हैं वो 10 न्यूटन से, ब्रह्मा सर बीच में खड़े होके चल छैया छैया करके क्या मार रहे हैं? रिपल्सन मार रहे हैं। अब रिपल्सन मार रहे हैं तो मैं तो किनारे भगूंगा ना भाई, मैं तो किनारे जाऊंगा ही। ऑब्वियस है कि अगर वो मुझे धक्का दे रहे हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते सुभाष सर के पास, तो ऑब्वियस है मुझे दूर रहना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। अब जरा गौर से सपोज करना, लेट सपोज वो 2 न्यूटन से धक्का मार रहे हैं, 2 न्यूटन से ही धक्का मार रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने से लग रहा है? इसको मैं क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकता हूं? चूंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए मैं इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देता हूं, हाँ या ना? और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन मार रहा है तो मैं इसको क्या कह देता हूं? फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? तो सर Z इफेक्टिव इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? Z माइनस सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है छोड़ो बाद में बताता हूं। अभी अगर इस पिक्चर को देखूं तो क्या लिखूंगा कि सर Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था लेकिन आप खिंच तो रहे थे, लेकिन -2 कर दीजिए उसमें। क्यों कर दीजिए? अरे 10 न्यूटन से आपको खींचना चाहता था सामने वाला इंसान,
लेकिन 2 न्यूटन से आप पे धक्का लग रहा था, तो 10 माइनस 2 एग्जैक्टली आप पे 8 ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर। अट्रैक्टिव फोर्स जो है, खींचने वाला जो फोर्स है सर, वो एग्जैक्टली आप पे 8 ही न्यूटन का लग रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, ये मुझे बताओ। सबसे पहली चीज, सर बाबू को भूल गए। नहीं, बाबू आएगा, बाबू स्पेशल ओकेजन पे आता है, हर जगह थोड़ी आ जाता है। तुम्हारा बाबू थोड़ी हमारा बाबू है ना भाई, तुम्हारा बाबू हर मूवमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सुनना जरा गौर से। सर एगो बात बताइए सर, सर ये इलेक्ट्रॉनों को जो खींचता है वो कौन खींचता है? तो गधा न्यूक्लियस खींचता है, हाँ या ना? सिंपल सी बात है, बोलो हाँ या ना। अरे भाई ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सर इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है? सर न्यूक्लियस खींचता है। सर कैसे खींचता है सर? अरे भैया मैंने तुमको याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हें बताया था कि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, क्या बोला था मैंने? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है। क्या बोला था? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है। क्या बोला था? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलो, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। यानी कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? तो सुनो जरा गौर से। एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा है? सर न्यूक्लियस में बैठा प्रोटॉन लगा रहा है। प्रोटॉन का नंबर कैसे पता करते हैं? सर एटॉमिक नंबर देख के पता कर लेंगे। हेलो, हाँ या ना? सोच के बताओ। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन 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 स्वाहा। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन 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 प्रोटॉन। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं मेरी जान। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रोटॉन का नंबर मुझे पता करना है, मैं कैसे पता करूंगा? अरे सर क्या सिंपल है, एटॉमिक नंबर देखो सर, एटॉमिक नंबर देखो, यूं ही पता चल जाएगा आपको प्रोटॉन का नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं कहूं तुमसे कि फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड, जेड बोले तो अरे यार एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हो ना जेड से। किससे? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग कहां से रहा है? सर न्यूक्लियस से लग रहा है। मैंने तुमसे कहा कि ये जो मोहब्बत इलेक्ट्रॉन के प्रति दिखाई जा रही है, ये कहां से शुरू होती है? तुमने कहा सर एटम के सेंटर से शुरू होती है। मैंने कहा एटम के सेंटर में ऐसा क्या है भाई कि इतनी मोहब्बत करता है वो इलेक्ट्रॉन से? तुमने कहा सर उसके अंदर प्रोटॉन है, वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। मैंने कहा प्रोटॉन का नंबर तुमने कैसे पता किया? तुमने कहा सर एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है। क्या बोला तुमने? सर जितना एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है। क्या बोला तुमने? सर एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा तो वर्षों पहले आपने बोला ही था। मैंने कहा हाँ मैं मानता हूं। तो बस सिंपल सी बात है सर कि एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस, सर माइनस क्या कर रहे हो? बीच में जो रिपल्सन है, जो रिपल्सन लग रहा है उसको हम माइनस कर रहे हैं। जो चल छैया छैया करके बीएन सर बीच में धक्का मार रहे थे वो क्या था? आपका रिपल्शन था मेरे लाल। क्या था? बोलो जल्दी। रिपल्शन। क्या था? रिपल्शन। क्या था? रिपल्शन। क्या था? रिपल्शन। तो अगर मैं कहूं कि ये क्या है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो लग रहा है ये क्या है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये चल छैया छैया वाली ही कहानी है या नहीं है? ये एक दूसरे को देख के रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? हाँ या ना? तो इसे अगर हम कहें कि -2n, जो ये 2n है, ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब रिपल्सन को ही हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं स्क्रीनिंग। इस रिपल्सन को यहां मैं लिख देता हूं, सॉरी। इस रिपल्सन को अपन केमिस्ट्री की दुनिया में कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर अपन इसे ही क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। मैं दोनों लिख दे रहा हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, या फिर हम इसी को बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है,
इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, दिख नहीं रहा है, ओके मैं इधर कर देता हूं, बोल लो। ना ओके, यस, और गुड। अगर मैं तुमसे बात करूं ये रिपल्सन, इसी को स्क्रीनिंग या इसी को क्या कहते हैं, शील्डिंग। अब सिग्मा क्या है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है या शील्डिंग कांस्टेंट है। जैसे कि हर कांस्टेंट के लिए एक लेटर निर्धारित करना पड़ता है या नहीं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 22/7 लिखो या फिर 3.14, अगर मैं बोलूं कि इनके लिए क्या एक सिंबल है या नहीं है, डेट इज पाई। ठीक है, वैसे ही इस रिपल्सन को, जो ये रिपल्सन लग रहा है, जो रिपल्सन लग रहा है, इसको डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज होता है, उसे हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। उसको बोला क्या जाता है टेक्निकली, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। सर स्क्रीनिंग क्यों बोला, शील्डिंग क्यों बोला? सुन बेटा, ये न्यूक्लियस है, मानता है कि नहीं मानता है? अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें, इस न्यूक्लियस के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करना ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। यस सर। क्या इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के अपनी तरफ खींचना चाहता है या नहीं खींचना चाहता है? यस सर, बिल्कुल खींचना चाहता है। लेकिन बीच में दो स्पीसीज ऐसी हैं जो कि उसको क्या कर रही हैं, धक्का दे रही हैं। क्या कर रही हैं, धक्का दे रही हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देना चाहता, इस न्यूक्लियस के करीब आने देना नहीं चाहता है। वो रोक रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, कहता है ए आते हुए इलेक्ट्रॉन जरा ठहरो, जरा ठहरो, मेरी भी तो सुनो। कैसे अंदर चले जाओगे चाचा, भागे ऐसे, तो पीछे भाग, भाग भाग गधा। समझ रहे हो, ये स्क्रीन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ना, ये दादागिरी दिखा रहा है कि तू न्यूक्लियस के करीब नहीं जा सकता। ये स्क्रीन कर रहा है, रोक रहा है, शील्ड कर रहा है। सर किसको शील्ड कर रहा है, न्यूक्लियस को। किसको, न्यूक्लियस को। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पहले शेल वाला इलेक्ट्रॉन, ये धाए धाए तरीके से एकदम से मटक मटक के पूरी तरीके से घूम रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन या इनका ही कोई इलेक्ट्रॉन इनके न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाए मेरे दोस्त। ये चाहते ही नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये चाहते ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब पहुंच भी पाए। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो अगर हम बात करते हैं, सपोज करना ये क्या है, ये अगर हम बात करें आपसे, ये क्या है, तो ये इनर्शियल का इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता ही नहीं कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रभाव में जा पाए। तो ये क्या हुआ, ये रोकना नहीं हुआ बाहर के इलेक्ट्रॉन को। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब जाना चाहता है, अब तुम लोग बीच में बैठ के रोक रहे हो, तुम लोग बीच में बैठ के छैया छैया करके उस पर रिपल्सन लगा दे रहे हो। यानी कि तुम उसे रोक ही तो रहे हो कि नहीं मैं तुम्हें तुम्हारी न्यूक्लियस से मिलने नहीं दूंगा, चाहे तुम जितना भी मोहब्बत कर लो। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये जाना तो चाहता है, मिलना तो चाहता है, ये भी इसको खींच रहा है, लेकिन बीच में बैठे ही दूठ जो दलाल हैं, ये क्या कर रहे हैं, धक्का मार के बाहर कर रहे हैं। यानी रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को इसके करीब आने से? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, शील्ड कर रहे हैं। ये किसको शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस को। किसको शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस को। बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, न्यूक्लियस को, ताकि इन पे बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आके हमला ना कर दे। अरे इनकी तो आदत है भाई, ये सब इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएंगे, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन इनके लिए सही है, इनके करीब जाना चाहिए, इस बात का फैसला कौन करेगा, इनके आसपास खड़े बॉडीगार्ड करेंगे। हाँ या ना। तो आप समझिए, ये न्यूक्लियस था, ये इनको भी खींच रहा था, इनको भी खींच रहा था, इनको भी खींच रहा था। अब इन लोगों को क्या लगा कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो न्यूक्लियस जो है ना, वो हम लोगों को कम भाव देगा, वो हम लोगों को उतना नहीं मतलब खींचेगा। तो इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर रिपल्सन मार दिया। अब रिपल्सन जैसे ही लगाया, धक्का जैसे ही लगाया, अब वो बेचारा न्यूक्लियस के कांटेक्ट में चाह के भी आ नहीं सकता है। अब चूंकि वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में चाह के भी नहीं आ सकता है, इसका मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर दिया, रोक दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक की बात में किसी को दिक्कत? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि यहां पे क्या कोई दिक्कत है, बताइए भाई। नहीं दिक्कत हो तो हम आगे चलें, फटाफट से यहां पे बताइए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, चलिए तो फिर हम आते हैं अपनी कहानी पे वापस।
ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, बस यहां पे ये डाल लीजिए। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन। चलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है भैया, सबको क्लियर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए चलिए एक बार और हम आगे चलते हैं। यहां पे सुनिए जरा गौर से। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि जेड इफेक्टिव क्या है, सबसे पहली चीज जेड इफेक्टिव क्या है। जेड इफेक्टिव के बारे में डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिख सकते हो, एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे। बताइए फटाफट, जेड इफेक्टिव किसे कहेंगे, जेड इफेक्टिव क्या कहेंगे? फिर से सुन लीजिए, वापस बता देता हूं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अंदर वाला शेल है और ये बाहर वाला शेल है, ठीक है। अब जरा गौर से समझना, अंदर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और बाहर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? हां साहब। क्या अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? हां साहब। क्या ये बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा? हां साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर वाले शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले शेल पे क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन। और जो न्यूक्लियस लगा रहा है वो क्या लगा रहा है? तो वो लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बना था? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्या बना था? जेड माइनस सिग्मा। इस सिग्मा को ही क्या कहा गया था? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। मैं बोल दे रहा हूं, इसी सिग्मा को बोला जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इस सिग्मा को ही क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हो? बोलो जल्दी। शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हो? शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हो? शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहिए या शील्डिंग कांस्टेंट कहिए, बात बरोबर है। यही कहा जाता है, किसको कहा जाता है बेटा जी? सिग्मा को। किसको कहा जाता है? सिग्मा को। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना, जेड इफेक्टिव क्या है? क्या लग रहा है आपको? अगर मैं आपसे बात करूं, क्या ये अंदर वाला शेल था या नहीं था? ये इनर शेल था या नहीं था? ये मुझे बताइए। ये अंदर वाला शेल मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? बाहर वाला शेल। इसको आउटर शेल मान लिया। ठीक है, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ये क्या हो गया? मान लीजिए मैंने कहा इसको आउटर शेल, इसको क्या कह दिया? आउटर शेल। ये क्या है? इनर शेल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जेड इफेक्टिव एग्जैक्टली है क्या? आप मुझे बताइए, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव है क्या एग्जैक्टली? अगर डेफिनेशन लाइन में बोले तो एक बार आप मुझे बताइए, क्या कह के बताएंगे? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, चलो जेड इफेक्टिव से पहले शील्डिंग कांस्टेंट पहले बताओ। शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा यानी शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, शील्डिंग ये इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? ये शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? ये आपको बताना है। बताइए सबसे पहले, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? रिपल्सिव फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन। क्या है? सपोज करो कि सर ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कि सर अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर रहा है। फिर से सुनना, अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के करीब नहीं आ पा रहा है। फिर से सुनिए, अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। फिर से मैंने क्या बोला? एक अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, और इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को केमिस्ट्री की दुनिया में हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इसको डिनोट करने के लिए कांस्टेंट का सहारा लिया जाता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं सिग्मा। फिर से सुनिएगा, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे धक्का मार रहे हैं। फिर से, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे धक्का मार रहे हैं, और यही क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यही क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो यहां पे लिखेंगे रिपल्सिव फोर्स बाई, रिपल्सिव फोर्स बाई, रिपल्सिव फोर्स बाई इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स
टुवर्ड्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, रिपल्सन लगा रहा है। तो वही कहा गया रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर क्या बोलो, टारगेट इलेक्ट्रॉन, या फिर आप क्या बोल दो, टारगेट इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दो, टारगेट इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इसे ही टारगेट इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं अपन। क्या, टारगेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही क्या है, टारगेट इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? यहां पे देख लीजिए, यहां तक की बात सबको क्लियर है? यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को ही टारगेट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आती है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव सुन लो भाई, जेड इफेक्टिव भी सुन लो। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है वो सुन लो। जेड इफेक्टिव फिर से सुनना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अंदर वाला शेल है, ठीक है, और ये क्या है, बाहर वाला शेल है। सपोज करना, अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। इनको भी अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये जो नेट चार्ज महसूस कर रहा है, कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस मान लीजिए लगा रहा था 8 नहीं, एक काम करता है 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, 20 न्यूटन का। पहल करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। एक मिनट, क्या कनेक्टेड नहीं है? अच्छा, ओबियस, ठीक तो है। यहां पे सुनो सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं, ये न्यूक्लियस है, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन इसके करीब जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन मान लो बीच में बैठे दो गिद्ध हैं। कौन है, दो गिद्ध। ये क्या करते हैं ससुरे, ये 4 न्यूटन से धक्का मार देते हैं बेचारे को। जैसे ही न्यूक्लियस 20 न्यूटन से पास बुलाता है, ये दौड़ के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही भागने चाहते हैं कि ये क्या करेंगे, पैर फंसा देंगे बीच में। ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में ही पैर फंसा देंगे कि पता चला 4 न्यूटन से अड़ंगा डाल दिए। तो एग्जैक्टली बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन कितने न्यूटन से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? अरे सर, टोटल फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन। हाँ सर। इसमें रिपल्सन कितना लग रहा था, 4 न्यूटन। हाँ सर। तो बचा कितना, 16 न्यूटन। अब ये देखो सर, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स था और ये रिपल्सिव फोर्स था। ये जो है ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स है सर, ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स है सर, ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स है सर। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना जरा गौर से। ये क्या था, ये शुरू में अट्रैक्टिव फोर्स था पूरा, ये क्या था, रिपल्सिव फोर्स था। ये क्या है, ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स है, और यही नेट अट्रैक्टिव फोर्स को जेड इफेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे, जेड इफेक्टिव के लिए लिखिए, जेड इफेक्टिव के लिए लिखेंगे, देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। देयर इज reduction in, there is reduction इन न्यूक्लियर चार्ज। लगना 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए था, लेकिन लगता 16 न्यूटन का ही है, क्योंकि रिडक्शन हो जाता है किसमें, न्यूक्लियर चार्ज में। देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज, इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू inner shell electron, due to inner shell or same shell, mark the word same shell electron. There is reduction in nuclear charge due to inner shell or same shell electron is known as Z effective. प्यार से इसे कुछ लोग कहते हैं Z effective, आलसी लोग। पूरा बात होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पूरा नाम होता है effective nuclear charge, known as effective nuclear charge. There is reduction in nuclear charge due to inner shell or same shell electron is known as Z effective या फिर effective nuclear charge, या फिर ऐसे भी कह लो कि there is reduction in nuclear charge due to inner shell or same shell electron. तो जो reduced nuclear charge होगा उसे हम कहेंगे Z effective, कुछ भी कह सकते हो।
कुछ भी कह लो यहां पे, एंड रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज is known as effective nuclear charge, and reduced nuclear charge is known as Z effective, और प्यार से इसे आलसी लोग Z effective कहते हैं, और पूरा नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको एक काम करिए, इसको फटाफट से यहां से नोट कर लीजिए। पहले यहां से नोट कर लोगे भाई, Z इफेक्टिव हेडिंग डाल के नोट करना चालू करो फटाफट से। बोलिए। यहां पे नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया है सर? सबने नोट कर रखा है भैया? ये सबने नोट कर रखा है? ऑफलाइन में नहीं पढ़ाऊंगा बाबू, पहले बता दे रहे हैं, इसलिए ढंग से नोट कर लो। पहले बता दे रहे हैं, हम नहीं वापस वो करने वाले। डन? नोट कर लिया सबने? ये वाला नोट कर लो, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? ए राजा जी एक करे तरहल आ जरूरत मुहूर्त। चले, डन। ये वाला पेज डन हुआ? ये पहले बताओ फटाफट, ये वाला नोट करके बताइए फटाफट। लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। ये तुम्हारे स्टेट के एक्स चीफ मिनिस्टर की लाइन थी, मतलब उसका लॉजिक मेरे को नहीं समझ में आया, लाइन अच्छी लगी। लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला, लालू जी की लाइन है। नहीं, बाद में लिख नहीं लेंगे, पहले नोट करिए। बहुत सारे लोग नोट करिए भैया, नोट करिए। चलो ठीक है, हो गया सर। आउटर इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी वजह से न्यूक्लियस पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आउटर इलेक्ट्रॉन लगा ले रिपल्सन, चलो मान लिया तुम्हारी बात, उसकी वजह से न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ा ये बताओ ना, इंपॉर्टेंट ये है, बताइए। क्लियर है यहां तक की बात? हो गया है। चले आगे चले नेक्स्ट। ये नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको भी नोट कर लो फटाफट से, उसको भी नोट करिए। हेलो, ठीक है, डन। आगे चले। चलिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आखिर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए शेल क्या हो, सेम हो। शेल क्या हो, बोलो जल्दी। शेल क्या हो, सेम हो जाए। शेल क्या हो जाए, सेम हो जाए। मान लो सेल अगर हम बात करते हैं, इफ सेल इज फोर्थ शेल, अगर हम फोर्थ शेल की बात करते हैं तो फोर्थ शेल में क्या आता है, 4s भी आएगा, 4p भी आएगा, 4d भी आएगा, 4f आएगा। बोलो हाँ या ना? ये चारों spdf आएंगे या नहीं आएंगे? spdf क्या होते हैं, सब शेल। अगर शेल सेम है तो spdf, 4 तरह के सब शेल हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं ये न्यूक्लियस है, मान लो ये क्या है, s सब शेल, ये क्या है, p सब शेल, ये क्या है, d सब शेल,
और ये क्या है, एफ सबशेल। न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है? तो सर न्यूक्लियस के सबसे करीब है एस सबशेल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे भयानक कहां लगेगा? तो एस पे लगेगा। उसके बाद कहां लगेगा? तो सर पी पे लगेगा। बोलो हाँ या ना। उसके बाद कहां लगेगा? तो सर डी पे लगेगा। और सबसे लास्ट में कहां पे लगेगा? तो सबसे बेकार कहां पे लगेगा? तो सबसे बेकार कहां पे लगेगा? बोल बेटा, एफ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोल मानता है या नहीं मानता है? सर ऐसा क्यों हुआ कि अगर मैं बात करूं FA1, FA2, FA3, FA4, बेटा एक बात बता, मैं तेरे सामने लिखता हूं कि S के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, P के अंदर, D के अंदर, F के अंदर। सोचना जरा गौर से। मैंने कहा कि जो S के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FA1, ठीक है। जो P सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे लग रहा है FA2। क्या लग रहा है? बोल बेटा, FA2। और जो डी सबशेल में जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है FA3। जो एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है FA4। क्या लग रहा है? FA4। पक्की बात है। FA1, FA2, FA3, FA4, FA1, FA2, FA3, FA4, FA1, FA2, FA3, FA4, FA2, FA4। अगर मैं तुमसे बात करूं इसमें ऑर्डर बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, क्या ऑर्डर होगा? फटाफट से बताइए। FA1, FA2, FA3, FA4, इन चारों में बताइए ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा बताइए? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन सा झेल रहा है? कौन सबसे बढ़िया अट्रैक्शन झेल रहा है? FA1, FA2, FA3, FA4? बताइए। FA1 सबसे ज्यादा होगा, देन क्या होगा? FA2, देन क्या होगा? FA3, देन क्या होगा? FA4। जो न्यूक्लियस से जितना करीब है, जो न्यूक्लियस से जितना करीब है, जो न्यूक्लियस से जितना करीब है उसके बारे में अगर हम बात करें, एस क्या है? नियर टू न्यूक्लियस है। ये क्या है? नियर टू न्यूक्लियस। ये क्या है? नियर टू न्यूक्लियस, है ना। और एफ की बात करें तो ये क्या है? फार फ्रॉम न्यूक्लियस। कहां है? फार फ्रॉम न्यूक्लियस। कहां है? फार फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो इसलिए इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाता है। अब तू सोच के बता कि जब उसके इलेक्ट्रॉन पे बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन बढ़िया फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सकता है? हां या ना? मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा। मान लीजिए जिसके इलेक्ट्रॉन पे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लग रहा हो बढ़िया, क्या बोला मैंने? जिसके इलेक्ट्रॉन पे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया ना लग रहा हो, क्या उसका इलेक्ट्रॉन किसी पे फोर्स ऑफ रिपल्सन अच्छा लगा पाएगा? ये मुझे सोच के बताओ पहले, ये मुझे सोच के बताओ, सोच के बताओ, ये मुझे बताओ कि अगर हम बात करें, मान लो मैं किसी इलेक्ट्रॉन को अपने प्रति खींचता हूं, बहुत जोर शोर से खींचता हूं, बहुत भयानक फोर्स लगा के खींचता हूं, तब तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। और फिजिक्स ऐसा कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन until or unless any external force is not applied on it। न्यूटन सही से बोला नहीं जा रहा है, तुमसे भी नहीं बोला जाएगा, बोलो बायोलॉजी। अरे बोला था न्यूटन ने। तो अगर मान लो किसी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगाएगा। अब मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं तगड़ा लग रहा है, अब बताओ क्या करोगे? तो सर फोर्स ऑफ रिपल्सन भी नहीं लगा पाएगा, हाँ या ना? अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं लग रहा है भयानक भाई, यानी कि वो रिपल्सन नहीं लगा पाएगा किसी पे भयानक। समझ रहे हो? जिसको भाव मिलता है उसी के भाव महंगे होते हैं। समझ रहे हो? यहां तक की बात समझ में आई या नहीं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सुना है कि नहीं सुना है? अब मान लो इसके इलेक्ट्रॉन पे, अगर जो यहां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इस पे मैं उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लगा रहा हूं, तो ये रिपल्सन कहां से लगा पाएगा? तुम सोच के बताओ ना। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जब इस पे अट्रैक्शन ज्यादा लगाओगे, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब जाएगा, ये जब ज्यादा करीब जाएगा तो ये न्यूक्लियस को बेहतर शील्ड करेगा ना, तब तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे धक्का ज्यादा लगाएगा, तब तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से आने से रोकेगा, हाँ या ना? फिर से सुनना, अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भयानक लगाए, जब अगर भयानक लगाएगा, जब भयानक लगाएगा, जब भयानक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, सोचना, जब भयानक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो ये इसके करीब जाएंगे। जब इसके करीब जाएंगे
जब इसके करीब जाएंगे, जब इसके करीब जाएंगे, जब इसके करीब जाएंगे तो प्रॉपरली इसको शील्ड भी करेंगे, प्रॉपरली इसको टें 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 करके शील्ड करेंगे। और जब इसको शील्ड करोगे, जब न्यूक्लियस को शील्ड करोगे, तभी तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को चल छैया 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 करके धक्का मारोगे। हाँ या ना? अब तुम्हें ही भाव नहीं मिल रहा है, तुम्हें ही न्यूक्लियस नहीं खींच रहा है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के, तो न्यूक्लियस की सेवा क्या घंटा करोगे चाचा? न्यूक्लियस की सेवा घंटा करोगे तो उतना ही तरीके से रिपल्सन भी लगाओगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां तक की बात क्लियर है? बोलो बोलो हाँ या ना? यहां तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये पहले मुझे बताइए, यहां तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, पक्की बात है। तो सुनना जरा गौर से, न्यूक्लियस के करीब तो टोटल 4 सबशेल है। कितने सबशेल है? 4, एसपीडीएफ। ठीक है, एसपीडीएफ। एक मिनट, सॉरी, एक बारी मुझे ये सोच के बताओ पहले, एसपीडीएफ में सोच के बताओ, न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है? न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है? एसपीडीएफ में न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है भाई? एक मिनट बताइए फटाफट, एसपीडीएफ में न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन? एसपीडीएफ में सर एस सबसे करीब है और डी और एफ क्या है? फार है। ठीक है, तो कहा जाता है एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स गुड शील्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं? गुड शील्डिंग। क्या 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 करते हैं? गुड शील्डिंग। और वहीं पे अगर हम बात करें डी और एफ के इलेक्ट्रॉन, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करते हैं। यही वो लाइन है जो सबसे ज्यादा काम आएगी। पूरे इनऑर्गेनिक में जो काम आने वाली लाइन है मेरे भाई, जो जेड इफेक्टिव जो टॉपिक काम आएगा ना, वो ये वाली लाइन याद आनी चाहिए आपको। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग। मेरे भाई पूरे जेड इफेक्टिव पढ़ने का मतलब तभी समझ में आएगा जब आपको ये 3 स्टार वाली लाइन याद होती है। अगर ये 3 स्टार लाइन अगर आपको याद है तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मान के चलिए आपको जेड इफेक्टिव में अब कहीं समस्या नहीं आने वाली। बस मेन मुद्दा ये होता है, इसको जानना होता है। जो इसको जान गया उसने जान लिया। जेड इफेक्टिव है क्या? अरे सर एगो न्यूक्लियस है, एगो अंदर वाला शेल है, एगो बाहर वाला शेल है। हाँ, तो सर अंदर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ। बाहर वाले में भी होगा? हाँ। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है? हाँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है? हाँ। क्या सर दोनों शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? हाँ। किसको कम खींचेगा? सर बाहर वाले को कम खींचेगा। काहे भैया? सर अंदर वाला शेल ना चल छैया छैया करके उस पर रिपल्सन मारता है सर, बहुत रिपल्सन मारता है सर, इतना रिपल्सन मारता है, इतना रिपल्सन मारता है सर, उसकी हालत नाजुक हो जाती है सर। आपको क्या बताऊं मैं। तो खैर कोई बात नहीं, दुख भरी कहानी में नहीं जाते हैं। कुल मिलाजुला के कहना क्या था, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। पहला पॉइंट इस पूरे टॉपिक से जो आपको याद रखना होता है, दैट इज, अगर मैं आपसे बात करूं कि कहां गया, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ये 3 स्टार एक मार्क रखना, 5 स्टार कर दे रहा हूं। एक तो ये काम आता है, दूसरा क्या काम आता है जेड इफेक्टिव के अंदर? ये वाला पॉइंट काम आता है। अब तीसरा पॉइंट तो सुनिएगा, तीसरा जो काम आएगा, तीसरा पॉइंट वो मैंने कहा एस और पी के इलेक्ट्रॉन की गुड शील्डिंग, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट बता दीजिए। तो भैया मैंने दे दिया एस पी डी और एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बता दीजिए एक बारी, ऑर्डर बता दीजिए एक बारी, बोलो बोलो, ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर 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 दोस्त बता दो। एसपीडीएफ में ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर एक बारी बता दीजिए फटाफट। एसपीडीएफ में ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एसपीडीएफ में? एसपीडीएफ में ऑर्डर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए सोच के। सर सबसे ज्यादा एस होगा, देन पी होगा, देन डी होगा, देन एफ होगा।
बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर बेटा ये तीन बातें पता है मतलब आप समझ लेना कि आपको आपका टॉपिक मतलब सार्थक हो चुका है, आपका जेड इफेक्टिव जानना सार्थक हो चुका है, आपने जेड इफेक्टिव जान लिया है। ठीक है, तो सुनिए जरा गौर से, यहां पे 3 पॉइंट होते हैं कि सर एक चीज समझो, अंदर वाला शेल का इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इसको भी खींचना चाहता है, न्यूक्लियस इसको भी खींचना चाहता है। दिक्कत क्या है सर, जब जब अंदर आना चाहता है ई ससुरा धक्का मार देता है, धक्का मार देता है, धक्का मार देता है, धक्का मार देता है, धक्का काहे सर, काहे धक्का मारता है? अबे यार ये चाहता ही नहीं, ये चाहता ही नहीं कि ये चाहता ही नहीं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आए। ये पूरी तरीके से ये जो सामने बैठा है ये प्रजाति है ना, ये वाला ये ना चाहता ही नहीं, ये बहुत बड़े वाला है बेटा, सही बताए तो। ठीक है, तो समझो जरा गौर से, बहुत 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 चाहता ही नहीं है, रोक देता है उसको। वो जब आना चाहता है तब धक्का मार देगा, जब आएगा तब धक्का मार देगा। यार गजब हाल है, समझ रहे हो मेरी बात को? यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, ये वाला शील्डिंग का, ये शील्डिंग का ऑर्डर है, शील्डिंग। ठीक है, शील्डिंग का। चले आगे, चले, बोलो जल्दी हाँ या ना। आगे चले। एसपीडीएफ का ऑर्डर अगर तुम समझ गए हो, एसपीडीएफ का ऑर्डर अगर तुम समझ गए हो तो मुझे बताना, एसपीडीएफ का ये ऑर्डर समझ चुके हो, ये ऑर्डर समझ चुके हो, शील्डिंग कांस्टेंट का ये ऑर्डर समझ चुके हो, ये मुझे बताओ, ये क्लियर है? पहले ये मुझे बताओ, ये क्लियर है? क्योंकि मैं इसी के बेसिस पे सवाल कराने वाला हूं। क्या ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या ये क्लियर है? क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं सवाल कराने वाला हूं। बोलो भाई, क्लियर है? सुनो, मैंने कहा एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, एसपीडीएफ ये क्या था? ये आपका यहां पे अगर हम बात करें स्क्रीनिंग का ऑर्डर है। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीनिंग ऑफ पी इज लेस देन एस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? स्क्रीनिंग ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एस इलेक्ट्रॉन। बताइए फटाफट, बोलिए ये सही है या गलत है? ये कथन सही है या गलत है? स्क्रीनिंग ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एस, क्या है? ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। चलो दूसरा सवाल देते हैं। मैंने कहा स्क्रीनिंग स्लैश शील्डिंग, स्क्रीनिंग कह दो या फिर क्या कह दो, शील्डिंग। स्क्रीनिंग स्लैश शील्डिंग ऑफ डी इज लेस देन, क्या लिखूं बताओ? लेस देन, फिल इन द ब्लैंक्स, लेस देन क्या यहां पे डालूंगा? यहां पे क्या लिखूंगा बोलो जल्दी, यहां पे बताइए क्या लिखूंगा? स्क्रीनिंग ऑफ डी है, इस बार मैंने डी दिया है। अब बताओ डी सोच के, स्क्रीनिंग ऑफ डी इज लेस देन, बताओ स्क्रीनिंग ऑफ डी इज लेस देन, बताइए क्या होगा? एस एंड पी, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? एस एंड पी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात कहां से पता चलती है कि सर हमें एसपीडीएफ का हम ऑर्डर देखते हैं, यानी अभी तक का कंक्लूजन क्या है, अभी तक के की पॉइंट क्या है सर, की मूवमेंट क्या है अपने, अभी तक के की पॉइंट क्या है बेटा? कि एक तो z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाता है? z माइनस सिग्मा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि एसपीडीएफ में ऑर्डर क्या होता है? एस, देन पी, देन डी, देन क्या होता है? एफ होता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है भाई? ये बात, अगर मैंने तीसरा पॉइंट बोला शील्डिंग ऑफ डी इज लेस देन और मोर देन पी, क्या बोलूंगा? शील्डिंग ऑफ डी इज लेस देन और मोर देन पी, इज लेस देन और मोर देन पी। बताओ शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन पी और मोर देन पी, ये मुझे बताइए। तो ऑब्वियस है सर, इज लेस देन क्या होगा? पी, इज लेस देन क्या होगा? एस, लेकिन मोर देन, इसी डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बढ़ जाएगी किसके कंपैरिजन में? सर एफ के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? एफ के कंपैरिजन में। ठीक है,
तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर से देखिए, ये दो की पॉइंट मैंने पढ़ा है, ये दो बातें जिस बच्चे को आती हैं उसको आगे जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दो बातें आपको पता है तो आप ये मान के चलिए जेड इफेक्टिव में अब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। यही मेन वो चीजें होती है जो पूरी इनऑर्गेनिक में यूज की जाती हैं। ये दो लॉजिक क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये मुझे बताइए। ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए, फिर उसी बेसिस पे हम आगे चलें। ये बताइए क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये मुझे बताओ भाई, क्या ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये वाला, ये दो पॉइंट, ठीक है। चले हम आगे चले। अब सुनो, अब हम यहां पे पहला पॉइंट तो हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था फॉर्मूला वाला पॉइंट, दूसरा हमने पढ़ा था एसपीडीएफ का ऑर्डर। अब तीसरे पॉइंट पे हम आने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना मेरे भाई, यहां पे जरा गौर से समझना। मैंने तुमसे क्या बोला, एस और पी की अच्छी शील्डिंग होती है, एस और पी के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होती है, अच्छी होती है या बेकार होती है, ये मुझे बताओ। एस और पी के इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, एस और पी के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अच्छी या बेकार, ये बताओ फटाफट। एस और पी के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अच्छी या बेकार, गुड या बेकार, बताइए। एस और पी के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होती है, अच्छी होती है, गुड होती है, बोलो हाँ या ना, मानते हो। सिग्मा अच्छा होता है, सिग्मा अच्छा होता है, सिग्मा अच्छा होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, सिग्मा अच्छा होता है, सिग्मा अच्छा होता है, पक्की बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूं डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होती है, अच्छी होती है या पुअर होती है, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अच्छी होती है या पुअर होती है, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अच्छी या पुअर, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अच्छी या पुअर, फटाफट से सोच के बताइए, अच्छी होगी या पुअर होगी, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग। सर ये क्या होती है, पुअर होती है, ये क्या होती है, पुअर होती है, ठीक है। तो सिग्मा अच्छा नहीं होता, सिग्मा अच्छा नहीं होता, सिग्मा अच्छा नहीं होता, ठीक है, ये लिख दे रहा हूं मैं। अब जरा गौर से सुनना, अब मैं तुम्हें से जो बात करने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना चाहेगा तू, सुन बेटा। एक बात बता मुझे, एक बात बता, एक बात सपोज करना, ठीक है, सपोज करना, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं डी, एक बात बताओ फॉर्मूला क्या है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, यही है फॉर्मूला, बोलो हाँ है ना। अगर ये सिग्मा, 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 फिर से क्या बोला मैंने सर, अगर ये सिग्मा, अगर ये सिग्मा, अगर ये सिग्मा, अगर ये सिग्मा, क्या बोला सर, अरे यार अगर ये सिग्मा मान लो किसी के लिए क्या है, पुअर है, क्या है बोलो जल्दी, पुअर, क्या है, पुअर है, बेकार है। बेकार किसके लिए होता है सर, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसके लिए होता है, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसके लिए, डी और एफ वालों के लिए, किसके लिए, डी और एफ वालों के लिए बेकार होता है, ठीक है। अगर मान ले नेगेटिव में, मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कोई चीज नेगेटिव में घट रही है, मेरे प्यारे दोस्तों कोई नेगेटिव में घट रहा है, फिर से क्या बोला सर, कोई चीज मान ले बेटा नेगेटिव में घट रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव में क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी, इसका मतलब वो पॉजिटिव में क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। अरे हाँ ना बोलो बायोलॉजी, नेगेटिव में कुछ घट रहा है, नेगेटिव में कुछ घट रहा है, नेगेटिव में कुछ घट रहा है, तो पॉजिटिव में वैसे ही कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सोच के बता बेटा कि मान ले ये न्यूक्लियस है, सर 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 ये क्या है, न्यूक्लियस है, बहुत बढ़िया जी, ये क्या है, शेल, ये क्या है, शेल, इसके अंदर लहराता हुआ बल खाता हुआ कौन घूम रहा है, तो जाने मन दिलरुबा हमारी इलेक्ट्रॉन घूम रही है, ठीक है, हमारी माशूका, हमारी मोहब्बत घूम रही है, ऐसा कौन कहता है, न्यूक्लियस कहता है, ठीक है, हमारी इन द सेंस न्यूक्लियस की। खैर मुद्दे की बात यह है कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अगर पुअर होगी, अगर शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अगर मान ले शील्डिंग 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 सिग्मा नेगेटिव में कोई चीज कम हो रही है, सोच ऐसे, तो पॉजिटिव में वही चीज क्या करेगी, बढ़ेगी, हाँ या ना। जब मान लो ऐसा मैंने कहा, ये मान लो ये दूसरा शेल है, लेट सपोज ये दूसरा शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज समझना, जेड इफेक्टिव के बढ़ने का मतलब क्या होता है भैया, जेड इफेक्टिव के बढ़ने का मतलब है कि ये धाएदार तरीके से क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचेगा खींचेगा खींचेगा। अरे हाँ ना बोल भाई, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा,
खींचेगा 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 अरे मान लो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अगर खींच रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन मेरे सामने दो हैं, इनको पकड़ के मैं खींच रहा हूं, मैं खींच रहा हूं, मैं खींच रहा हूं मेरे दोस्त, मैं खींच रहा हूं। तो एक बात मुझे बता कि क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा? सोच के बता दोस्त, सोच के बता दोस्त, क्या यहां कॉन्ट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा? धीरे धीरे जब मैं पकड़ के खींचूंगा तो साइज सिकुड़ेगी या नहीं सिकुड़ेगी लल्ला? तो बिल्कुल सिकुड़ेगी सर, बिल्कुल सिकुड़ेगी सर, साइज बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होगी। यानी मेरे भाई डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कैसी होती है साहब? पुअर शील्डिंग होती है। दिल पे हाथ रख के कहना, कसम खा खा के कहना कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर शील्डिंग होती है। डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर शील्डिंग होती है। डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर शील्डिंग मानी जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर शील्डिंग होती है। डी और एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है। अगर पुअर शील्डिंग है तो न्यूक्लियस नोच खाएगा, न्यूक्लियस तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को बहुत अट्रैक्ट करेगा भाई। और जब अट्रैक्ट करेगा तो केमिस्ट्री की दुनिया में कॉन्ट्रैक्शन, साइज सिकुड़ेगी, साइज सिकुड़ेगी, नाम कॉन्ट्रैक्शन। केमिस्ट्री की दुनिया में जन्म होगा साहब कॉन्ट्रैक्शन का। किसका जन्म होगा? कॉन्ट्रैक्शन। किसका? कॉन्ट्रैक्शन। किसका? कॉन्ट्रैक्शन। जो जन्म होता है वो किसका जन्म होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन का। मेरे भाई कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के हैं? टोटल 3 तरह के हैं। मैंने कहा था तुम्हें जब वक्त आएगा तो मैं पूरी बात बताऊंगा, दिल खोल के बताऊंगा पूरी बात। जी हां साहब, कॉन्ट्रैक्शन 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कितने तरह का? 3 तरह का। सर कैसे होता है? मेरे भाई तू सोच के बता, एसपीडीएफ में पुअर शील्डिंग कौन करता है? कमेंट सेक्शन के अंदर एसपीडीएफ में पुअर शील्डिंग कौन करता है? कमेंट सेक्शन के अंदर एसपीडीएफ, एसपीडीएफ में, एसपीडीएफ में, एसपीडीएफ में, ये मुझे बताओ एसपीडीएफ में सर डी और एफ। अरे सिंपल सी बात है, एसपीडीएफ में सर डी और एफ। हाँ या ना? डी की वजह से भी एक कॉन्ट्रैक्शन होगा और एफ की वजह से भी एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। मानता है या नहीं मानता है? अरे बोल भाई, अगर मैं तुझसे बात करूं कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, यस सर होगा। कुछ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, कुछ एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, कुछ डी की वजह से होगा, कुछ एफ की वजह से होगा, कुछ डी की वजह से होगा, कुछ एफ की वजह से होगा, कुछ डी की वजह से होगा, कुछ एफ की वजह से होगा। सर 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 डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन होगा सर, एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन होगा सर, डी की वजह से भी होगा, एफ की वजह से भी होगा। मेरे भाई मोहल्ले में घूम के, आज मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में घूम घूम के कहना, जो मिले रास्ते में उससे कहना, कहना साहब डी और एफ की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर शील्डिंग होती है। तुम नहीं समझ पाओगे उनका दर्द। कोई रास्ते में जाता हुआ मिले, विकास के पापा मिले तो उनको बुलाना करीब, कहना कहना इधर आओ। अच्छा डोंट माइंड प्लीज अगर आप में से किसी का नाम हो, ठीक है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, विकास नहीं यार कुछ और, एक्स के पापा मिले, ठीक है? एक्स कोई व्यक्ति हो सकता है, वो एक्स नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? एक्स के पापा मिले तो कहना इधर आइए सर। तो वो बोलेंगे हाँ बताओ। कहना साहब आपको पता है इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनों के साथ भी जाति दुश्मनी की गई है। जाके देखो केमिस्ट्री के अंदर, पढ़ो केमिस्ट्री के अंदर कि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर होती है। तो बोलेगा ये सब हमको काहे बता रहे हो? तो कहना, फिर कहना, कहना दो मोहब्बत करने वाले लोग आपस में कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं, सिकुड़ते हैं। सर ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात समझने की बेहद जरूरत है कि दो मोहब्बत करने वाले लोग, अरे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मेरे भाई और एक हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। सर जब इन दोनों की मोहब्बत परवान पे होता है ना, तो सर आपको समझा नहीं सकता मैं, इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है सर, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इतना 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 लगता है कि साइज ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, साइज ही छोटी हो जाती है। और इसी को केमिस्ट्री वाले ने नाम दे दिया है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। सर ये कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह का होता है आइए समझाते हैं। बेटा जी डी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। डी इलेक्ट्रॉन की, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होने वाले कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या नाम होता है? तो गोलमोल में बोले तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब आ जाता है एफ इलेक्ट्रॉन। एफ को देखा तो ऐसा लगा कि मानो तुम दो तरह के हो। क्या बोला मैंने? राहों में चलते मुलाकात हो गई और कुछ गुफ्तगू हो गई, कुछ बात हो गई। एफ के कानों के पास में गया और
मैंने पूछा कि ये बताओ शील्डिंग कैसी है तुम्हारी। तुरंत एकदम मैं भड़क पड़ा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ये वो। मैंने कहा बता दे यार कैसी शील्डिंग है। अभी इसने एफ ने तो बताया नहीं, तुम ही बता दो यार, अच्छी है या बेकार है। तुम बताओ सोच के, कमेंट सेक्शन के अंदर सोच के बताना, अच्छी है या बेकार है, अच्छी है या बेकार है, अच्छी है या बेकार है। अच्छी है या बेकार है, अच्छी है या बेकार है, बेकार है। मैंने कहा तो इतना मटक मटक के काहे चल रहे हो। कहता है वो दो तरफ दो लटके हुए हैं ना। मैंने कहा क्या, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं। कहता है सर एक देखो मेरे जीवन में लटका हुआ है 4F और एक मेरे जीवन में कौन लटका हुआ है सर 5F। तुम क्या सोच रहे थे भाई। बोला सर ये दोनों जो लटके हुए हैं ना सर, नीचे देखो नीचे, ये दोनों जो लटके हुए हैं ना सर, इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। बोला नालायक इसकी भी शील्डिंग पुअर और इसकी भी शील्डिंग पुअर। मैंने कहा तो बोलते सर जहां जाता हूं ना बस वहां छोटा हो जाता हूं। मैंने कहा कैसे छोटे होते हो। कहता है बस सर चिपकना पड़ता है। मैंने किससे, न्यूक्लियस से। हम बोले काहे। कहता है अरे सर एफ इलेक्ट्रॉन है। हम बोले तो काहे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। कह रहा सर शील्डिंग बहुत बेकार होती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो उस वजह से जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो जाता है, तगड़ा हो जाता है सर। तगड़ा हो जाता है तो सर न्यूक्लियस पकड़ के हमें चारों डायरेक्शन से खींचना चालू कर देता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना। ये दोनों जो लटके हुए हैं इनकी वजह से सिग्मा क्या है, बेकार है। तो न्यूक्लियस हर डायरेक्शन से सर, हर डायरेक्शन से जहां से उसको मौका मिलता है खाट इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर से इधर से इधर से इधर, हर जगह से सर हमारी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। सर हम जीवन में बड़े वाला बनना चाहते थे, लेकिन सर क्या बताऊं इस न्यूक्लियस की मोहब्बत ने हमें छोटा बना दिया। सर हमें एक इतना खींच के करीब ले आते हैं, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कि मैंने कहा कितना करीब भाई। कहते हैं सर बस इतना करीब। मैंने कहा होता क्या है। कहते हैं सब जब खींच के ले आते हैं ना, जब करीब ले आते हैं, पहले मैं सर यहां हुआ करता था। मैंने कहा तो बोलते हैं सर आजकल मैं यहां हूं। मैंने कहा तो बोलते हैं सर ये देख रहे हो। मैंने कहा क्या। पहले मैं यहां था। मैंने कहा अब यहां हूं। पहले यहां था अब यहां हूं। पहले यहां था अब यहां हूं। पहले यहां था अब यहां पे हूं। समझ रहे हो मेरी बात को, संपोज करना। पहले यहां थे अब यहां है, यानी कि साइज कॉन्ट्रैक्ट की है या नहीं, ये मुझे बताओ। साइज 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 कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, मुझे बताओ। बोलो हाँ या ना, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या नहीं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसकी वजह से भी एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से भी एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। जी हां मेरे दोस्त, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। 4F की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्यार से नाम देते हैं दोस्त मेरे, क्या नाम देते हैं, लेंथेनॉइड। क्या नाम देते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 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 और जो 5F इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आता है मेरे दोस्त, उसको नाम देते हैं एक्टेनॉइड, 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 एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई मेरे भाई। केमिस्ट्री की दुनिया में 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड। बोल 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 मेरे साथ बोलना है। कैमरे के पीछे तुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन तेरी मेहनत जो है ना, वो तेरा मन जरूर देख रहा है। वही एक दिन गवाही देगा कि हाँ यार तूने मेहनत बहुत की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो है। तो वो तुम्हें गाली ना दे कि निकम्मे कहां पढ़ा था। रिजल्ट के लिए रीनीट के लिए जितनी बार ट्विटर पे ट्रेंड कराओगे ना, उतनी बार मन तुमको खुद गरी आएगा कि गधा, पढ़े लिखे तो थे नहीं तुम, घंटा नहीं तुम्हारा सिलेक्शन होना था। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये मन तुमको इतना गाली ना दे, इसलिए बोलते रहना। ठीक है, अब हमको भी कोई शौक नहीं चढ़ा है कि क्लास वाला एक्ट हम तुम्हें कैमरे के सामने क्यों करके दे रहे हैं। अब यहां कौन बैठा है बताओ जरा। अब ऐसे कोई आस पड़ोस वाले क्या सोच रहे होंगे, भूत पगला उगला गया है, मतलब कोई मतलब टोना टोटका उटका करवा दिया गया, पगला गया है मास्टर। नहीं भाई, तुम्हारे लिए है तो तुम भी वही एफर्ट दिखाओ। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि सीट तुमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए बाबू। ठीक है, तो कम से कम ये हो कि तुम्हारा मन गरियाए ना जब ट्विटर पे रीनीट 2024, खुदा ना खास्ता ऐसा 25 में हो, लेकिन नेशनल टी एजेंसी का कोई भरोसा नहीं। सॉरी, टेस्टिंग एजेंसी है ना, गलती से टी बोल गया, वो भाषण सुन लिया था बेटा हमने। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। खैर मुद्दे पे आते हैं, खैर मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। आज हम की पॉइंट में तीसरा पॉइंट डालेंगे कि मेरे भाई जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में कॉन्ट्रैक्शन की लहर उठेगी, जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में कॉन्ट्रैक्शन की लहर उठेगी, याद रखना, या तो वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, या तो वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर वो क्या होगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर वो क्या होगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा मेरे दोस्त, या फिर वो क्या होगा? एक्टेनॉइड होगा। क्या होगा? बोलो जल्दी। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? बोलो जल्दी। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कभी कोई तुमसे मिले, कभी कोई तुमसे मिले, कभी कोई तुमसे मिले, राहों में चलते मुलाकात हो जाए और कोई मिल जाए और कहे कि बताओ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह बताओ, कहना साहब डी इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? डी इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? डी इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? डी इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं? डी इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं? डी इलेक्ट्रॉन्स। कोई मेरे भाई तुमसे बोले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह बताओ, क्या बोले कोई? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह बताओ, तुम कहना 4f इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे बेटा? 4f इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे? 4f इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई अगर तुमसे कोई बोले एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह बताओ, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह, कहना साहब 5f इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? बोले जल्दी। 5f इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? 5f इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? 5f इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पहले बस मुझे इतना बताओ। देखो ये 3 पॉइंट तुमको याद होने चाहिए, ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। ये 3 पॉइंट अगर याद है, अभी तक की कहानी तुम्हारी क्लियर है। अभी तक की तुम्हारी कहानी क्लियर है। क्या ये 3 पॉइंट याद है? हाँ या ना? यहां तक के 3 पॉइंट याद है? हाँ या ना? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बोलो, फटाफट से, फटाफट से ये बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा सर, बीच वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल भी करता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है? बीच वाला बोले तो क्या कहना क्या चाहते हो? बीच वाला किसे बीच वाला कह रहे हो? ठीक है, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। चलिए एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो आपने नोट यहां तक तो कर लिया था। ये वाला नोट करिए, ये वाला नोट करो, ये वाला नोट करो। सर आप जी से इतना अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। धन्यवाद। नहीं मिलेगा, वो बात सच है। अभी नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में तुम कहोगे। कर लो फटाफट। अगर तुम हमको अच्छा टीचर मानते हो अगर पीरियोडिक टेबल में, तो केमिकल बॉन्डिंग में जानने के बाद तुम हमको भगवान मानोगे। केमिकल बॉन्डिंग ऐसा पढ़े ही नहीं होगे। कोऑर्डिनेशन में जानने के बाद ना तुम देवता मानने लगोगे। फिर अच्छा लगेगा तुमको कुल मिला जुला के। चलिए इसको नोट कर लो पहले फटाफट भाई, नोट करो यार सुगलो। घर पे बैठे हुए हो चद्दर तान के, गुलाबी चद्दर ओढ़ के। नोट करो अंकल आंटीज, फटाफट नोट करिए सारे लोग, जल्दी जल्दी। ए कोई बात नहीं करेगा, घर पे बतिया रहा है, भाग पगला, इधर नोट कर। ठीक है, चलो ये हो गया, ये लिख लिया। चलो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है। ये वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल नोट कर लो पहले तो। चलिए ये वाला नोट हुआ। सर घर पे गर्मी लग रही है, पानी में डूब जाओ, जाके बाल्टी का पानी भरो, उसमें डूबो हल्का हल्का,
थल DNF ब्लॉक में, का DNF ब्लॉक में पूतना का चाहते हो, बोलो तो दई, बस लिखे डाले हो थल DNF ब्लॉक में, क्वेश्चन मार्क। D&F कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो S और P रिपेल भी तो करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा सर? समझो, फिर से सुनो। S और P, S और P इन पे भयानक अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, सपोज करना। D और F सपोज करना है, यहां पे इनकी शील्डिंग क्या है? D और F इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है पुअर। जब इनको खींचोगे आप, जब इनको करीब लाओगे, सपोज करना तुम कह रहे हो अंदर वाले शेल वाला इलेक्ट्रॉन तो धक्का मारेगा ना सर। मैंने तुमसे क्या बोला, मैंने तुमसे क्या बोला, मैंने तुमसे बोला क्या है, ये मुझे बताओ। मैंने तुमसे क्या बोला है? मैंने तुमसे कहा अगर शेल सेम है, शेल सेम है तो उसके अंदर सब शेल होगा SPDF, जिसमें S पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, P में थोड़ा कम। D न्यूक्लियस से इतना दूर जा चुका है कि उस पर उतना प्रॉपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा है। अब एक्चुअल में तुम समझना चाहते हो तो यहां पे जरा गौर से सोचना और सीखने की कोशिश करना। तरीके से अगर मैं तुमसे बात करूं भाई, तो जरा गौर से यहां पे देखो। अगर मैं तुमसे यहां पे बात करता हूं, ये देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? S है, ये क्या है? P है, और ये क्या है? D है, और ये क्या है? F है। एक्चुअल में शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या? लोग गलत बता देते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। ऐसे सपोज करो, मान लो ये D मान लिया और ये क्या मान लिया? F मान लिया, सपोज करना। यहां तक ये यहां पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन यहां पे, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यानी कि जो D की जो फील्ड है वो कहां तक है? D D D D D के बारे में अगर हम बात करें तो D ये पूरा का पूरा है, बोलो हाँ या ना। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रखेगा। लेकिन न्यूक्लियस ने क्या किया? इसको खींच लिया। अब खींच लिया तो ये क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर मान लो, यार इतनी बार फोन काट रहा हूं, बैल हो क्या? रखो ना 2 मिनट। यहां पे जरा गौर से देखो, ये चार्ज पार्टिकल है, ये अगर हम तुमसे बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों रखेगा। अब सपोज करना यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि जब न्यूक्लियस ने इसको खींच लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये सिकुड़ के यहां आ जाएगा। अब इसके रीजन में कौन आएगा? F वाला इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होके आएगा या नहीं आएगा? ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, आएगा या नहीं आएगा? F वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्चुअल में अगर देखा जाए ये रीजन किसका था? D इलेक्ट्रॉन का। लेकिन न्यूक्लियस ने इस पे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया कि इसको खींच लिया। अब जब खींच लिया तो ये भी तो अट्रैक्ट होके आएगा पीछे से। सपोज करना S और P पे अच्छी शील्डिंग लग रही थी तो उसको खींचा जा रहा था, तो वो जैसे ही करीब आएंगे D और F भी तो करीब आ रहे हैं, तो D और F अब किसके रीजन में जा रहे हैं? ये सोच के बताओ। ये जैसे ही आएगा, न्यूक्लियस के करीब आएगा, ये जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होके इसके रीजन में आएगा या नहीं आएगा? दिस इज समथिंग कॉल्ड शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या कहा जाता है? शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये बात और अच्छे से क्लियर होगी जब मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए इसको नोट करिए पहले फटाफट। ये वाली बात नोट कर रहे थे अपन, ये वाली बात फटाफट से। बताओ। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट करो। इसे नोट कर लिया? वही तो समझा रहे थे, कहां थे? ठीक है, नोट हो गया। ये वाले पॉइंट नोट कर लोगे, कॉन्ट्रैक्शन वाले। कॉन्ट्रैक्शन हो गया। SP की जगह 5F होना चाहिए ना सर? SP की जगह 5F होना चाहिए। SP SP ये SP है, रद गधा। 5F है ये 5F। वो थोड़ा हम फारसी लिखते हैं बेटा, 5F। तो पता नहीं कौन से एंगल से वो P नजर आ गया। 5F है।
कोई बात नहीं, इसको नोट करो, ये सही जगह इसकी यही है। वो पहले से बता रखा, वो तो पहले से इंजेक्शन धीरे धीरे करके डाला था, ठीक है, ताकि आज जाके तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अब किसको पता था ये ऑनलाइन आ जाएगा? अब पहले नहीं पढ़ा होता तब तो फिर ठन गोपाला हो जाता तुम्हारा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, ये तो खैर हटाओ। ये वाला की पॉइंट, ये की पॉइंट जरूर याद रखिएगा, की पॉइंट जरूर याद रखना बेटा, की पॉइंट बस याद रखना, की पॉइंट की बहुत जरूरत है। इसके अलावा जो की पॉइंट सिग्मा की वैल्यू सोच रहे हो ना, वो सब कराएंगे, टेंशन मत लो, कल की क्लास में कराएंगे। लेकिन अभी बस तुम की पॉइंट यही नोट करो, क्योंकि काम तुम्हारे यही आना है, काम इससे ज्यादा नहीं आना है, ठीक है। वो सब मैं कराऊंगा, लेकिन काम यही आना है एंड में, देखना जरा गौर से। इसमें 2 पॉइंट और ऐड करूंगा, बस 5 पॉइंट में जेड इफेक्टिव का सारा सवाल बनता है, ठीक है। की पॉइंट यही है। अब की क्लास आते ही ऑनलाइन क्यों हो जाता है? मोहब्बत है हमको ऑनलाइन से, चाहता नहीं कुदरत हम ऑफलाइन में अब रहे ज्यादा दिन, इसीलिए समझ समझ रहे हो, कुदरत चाहती नहीं है, इसलिए मैं जब जब ऑफलाइन जाने की कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ ही जाता है। समझ रहे हो? चलिए सर, डीएनए ब्लॉक चैप्टर इजी, पढ़ ले पहले तू, सूगले पीरियोडिक टेबल पढ़ ले। इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, थैंक यू। इनऑर्गेनिक समझ नहीं आएगा भाई, इनऑर्गेनिक तुम्हारा बस कह रहे ना मोहब्बत बनेगी, केमिकल बॉन्डिंग आने दो, केमिकल बॉन्डिंग में एक्चुअल तुम्हें इनऑर्गेनिक मेरी समझ में आएगी, फील आएगी। मैं उसमें तो मैं कह सकता हूँ गधा ला के बैठा देना, खच्चर ला के बैठा देना, उसको भी समझा देंगे। चले चले, ठीक है। तो बेटा जी देखिए, ये तीन पॉइंट थे, 2 पॉइंट और होते हैं कि लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव का क्या होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है, बस ये 2 पॉइंट और होते हैं, और थोड़ा सा डी वाले में होता है, बाकी और कुछ पॉइंट नहीं होते हैं, जेड इफेक्टिव का सारा सवाल बनता है। अगर जानना चाहते हो तो वो 2 पॉइंट भी बता देता हूं, लेकिन कल कैलकुलेट करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चले आगे, चले आगे, चले बेटा, चले चले, ठीक है। अब यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, एक चौथा और एक 5वां और आएगा, 5 पॉइंट में पूरा की पॉइंट खत्म हो जाएगा जेड इफेक्टिव का। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर, रिवाइज कर लेते हैं, सारा सब कुछ एक पेज में ला देते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, जो जो हमें याद होना चाहिए। पहली बात हमने सीखी है, एनएस से शुरुआत करो, एनपी पे एंड करो, बीच में आएगा n-1d, फिर बीच में आएगा n-2f आएगा, ठीक है, पक्की बात है। पहली बात हमने ये की थी। दूसरी बात हमने की थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन की, मेरे लाल किसकी बात की थी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन की। हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में कि 3D के अंदर D4 और D9 डू नॉट एग्जिस्ट। 4D के अंदर अगर हम बात करें तो D3, D6, D9 डू नॉट एग्जिस्ट। अगर हम बात करें 4D की तो ये क्या हुआ? यहां पे देखो, पहली बात हम किसकी करेंगे बेटा जी? पहली बात हम करेंगे एनएस से शुरुआत होगी, एनपी पे खत्म होगा, बीच में आएगा n-1d और क्या आएगा n-2f आएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का हमने पढ़ा था बेटा, हमने कहा था 3D हो, 4D हो, 5D हो। 3D में D4 और D9 नहीं एग्जिस्ट करता है, 4D में D3 नहीं एग्जिस्ट करता है, D6 नहीं एग्जिस्ट करता है, D9 नहीं करता है। 5D में अगर हम बात करें तो क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D8। इनकी जगह क्या रिपीट होते हैं? D5 और D10 रिपीट होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था 4F में F0 नहीं एग्जिस्ट करेगा, F2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, F8 नहीं एग्जिस्ट करेगा। वहीं 5F में अगर हम बात करें तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? F1 नहीं एग्जिस्ट करेगा, F5 नहीं एग्जिस्ट करेगा, F8। इनकी जगह रिपीट क्या होता है? F7 एंड F14 रिपीट होता है, पक्की बात है, ये बात समझ में आई? तो ये अगर मैंने आपसे बात की तो ये जरा गौर से देखिए, ये 5 मुद्दों पे हमने चर्चा की थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में, ठीक है। इसके बाद हम आ गए थे टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन में। टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन में तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था
कि पहला एक कन्फ्यूग्रेशन होता है इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कौन सा होता है? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है स्यूडो इनर्ट गैस। दूसरा कौन सा होता है? स्यूडो इनर्ट गैस। कौन सा होता है? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। तीसरा कौन सा होता है बेटा जी? तो ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन होता था। चौथा कौन सा होता था बेटा जी? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन था। कौन सा? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। इसके बाद से मेरे लाल हमने क्या पढ़ा आज? हमने, अगर हम बात करें चौथी बात, तो ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन सीखा था। ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन सीखा था। समझ रहे हो मेरी बात को? पांचवी बात हमने क्या सीखी? जेड इफेक्टिव सीखा। छठी बात अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह का? तो एक है ट्रांजिशन, एक कौन सा है? लेंथेनॉइड, एक कौन सा है? एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड के पीछे 5f इलेक्ट्रॉन, लेंथेनॉइड के पीछे 4f इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के पीछे d इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? से यस और नो। क्या ये बात सबको क्लियर है भैया जी? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहां तक की बात हमने आज तक पढ़ी है। और इसके बाद हमने क्या कहा है बेटा जी? सुनो जरा गौर से, और सुनो जरा गौर से। मैंने तुमसे कहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज बताइए एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में तीनों में सबसे बेहतर कौन होगा? मैग्नीट्यूड वाइज एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड, ट्रांजिशन में सबसे बेहतर कौन होगा? मैग्नीट्यूड वाइज एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में सबसे बेहतर कौन होगा? एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में सबसे बेहतर कौन होगा? एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड और ट्रांजिशन में। तो सर सिंपल सी बात करें, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू लेंथेनॉइड एंड कंपेयर टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। तो चलिए इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बस बाकी तो ठीक है। और गर्मी का दिन है यार, थोड़ा बहुत पानी वानी रख दिया करो छत वत पे, हॉस्टल वॉस्टल के पक्षियां रहती हैं उनको भी मिल जाएगा। ठीक है भैया, चले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन। चले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल।